तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के। अब हम चैप्टर तीसरा, हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं साइंस में भी। तो मेरे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया है। वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखें। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मैंने क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल सब बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे लिखा होगा भौतिक विज्ञान एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट 2021 बोर्ड एग्जाम, उस पर क्लिक कीजिए, सभी भौतिक विज्ञान का पढ़ लीजिए। और आज चैप्टर तीसरा है, मात्र 4 ही चैप्टर है, ठीक है। तो आज चैप्टर तीसरा है और चैप्टर तीसरा का 2 पार्ट बनेगा। एक तो देखिए, इसमें मैं बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, जो लघु उत्तरीय होते हैं वो बात करूंगा, एक दीर्घ उत्तरीय वो भी मैं बात कर लूंगा। बट जो इसके अंकिंग प्रश्न आते हैं, जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट अंकिंग प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वो कल वीडियोज अपलोड होगी और उसमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया है तो विद्युत में पूछा गया है। कम से कम 100 से पार न्यूमेरिकल है। उन सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करूंगा कल वीडियो में, लेकिन आज मैं बहुविकल्पीय देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय देख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए और लघु उत्तरीय देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कल वीडियो जो अपलोड होगी उसको जरूर देखिएगा। तो वीडियो भाई बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 400 लाइक स्टूडेंट, कितना 100 लाइक, 400 लाइक इस वीडियो पर आपको पहुंचाना है, और मैं आशा करता हूं कि आप पहुंचा भी देंगे, ठीक है। 400 लाइक इस वीडियो को पहुंचाना है और वीडियो को शेयर करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो देखिए क्या चीज़ है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, और बहुविकल्पीय से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन आ गया है कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए, ये सब क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछता है बहुविकल्पीय में कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो जानते हैं आप लोग। चलिए बताइए, -9.1 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, और -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, कि बताइए कि +9.1 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, कि +1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा स्टूडेंट। तो सभी लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जो ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, इसलिए इसका जो आवेश होगा वो किस में, ऋणात्मक में होगा, ठीक है। तो -1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है तो 1.0 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, 6.25 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम, कि 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसका बता दें तो आप लोगों की एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होती है, ठीक है। देखिए, वो ऋणात्मक होती है और ये क्या होता है, धनात्मक होता है। कह रहा कि प्रोटॉन एक देखिए, वह इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, इसलिए ऋणात्मक हो गया। और प्रोटॉन एक क्या होता है, धनावेशित कण होता है, तथा इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा परंतु प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है, ठीक है। अतः प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितना हो जाती है स्टूडेंट, 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन होगा। चलिए स्टूडेंट, इसके साथ बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा एक आपसे कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। बताइए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, कि आवेश का, कि विद्युत धारा का। स्टूडेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, इसी साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा
1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 पे पावर 20, 10 पे पावर 16, 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 23। तो चलिए इसे जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन दे दिया वो विकल्पीय में, तो इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा तभी आपको आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसे इस प्रकार हल करेंगे। पहले जो जो दिया उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पे फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा, चलिए धारा दिया है, जो जो दिया है उसको उतारेंगे हम। तो धारा को डिनोट हम आई से करते हैं जैसा आप भी जानते हैं। तो यह धारा आपको कितना दिया है, तो 1 एम्पीयर धारा दिया है। क्या दिया है, 1 एम्पीयर क्या दे दिया है, धारा दे दिया है। फिर कह रहा है कि फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ समय भी हमको दे रखा है, टाइम, समय को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं जैसा आप लोग जानते हैं। तो समय दिया है कितना आपको, 16 सेकंड। कितना दिया है, 16 सेकंड दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक फार्मूला होता है जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धारा I बराबर Q/T। Q यहाँ पे Q बराबर एक फार्मूला यानी E बटे क्या होता है, TB होता है। अभी मैं आपको मालूम चल जाएगा कि फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर निकाला जाए तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर IT बटे में E। I यहाँ पे आपका क्या है, देखिए N बराबर कह रहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N बराबर I यहाँ पे क्या है आपका धारा, और T का यहाँ पे है समय। ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना है यहाँ पे दोस्तों, यह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे कि हमसे क्वेश्चन के एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर निकाल रहे हैं। धारा कितना हमको दिया है, तो धारा हमको 1 दिया है, और गुणे सिक्के और समय कितना दिया है, 16 दिया है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक यहाँ लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यह 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सभी लोग आपको मालूम है, ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, अभी मैंने पूछा इलेक्ट्रॉनिक के ऋणात्मक विवेशित कण होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ऋणात्मक कण होता है, इसका आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे कितना होता है, 10 पे पावर -19 होता है। यही तो होता है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि इस दशमलव को हटाने के लिए मुझे एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे N बराबर, तो यहाँ पे 10 कर दीजिए और गुणे 16, यहाँ से दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 16 गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा -19। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बचेगा क्या, N बराबर ऊपर 10 और नीचे 10 पे पावर 19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर +19 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया कि A पे पावर M गुणे A पे पावर N, आधार दोनों सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो N बराबर आधार दोनों सेम है तो इसलिए आधार को आधार लिख देंगे और घातें जुड़ जाएंगे तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 पे पावर 20 हो गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 पे पावर 20 आ गया। देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से इसको मैंने सॉल्यूशन कर दिया और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 पे पावर 20, मतलब ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा आपको इसमें। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, कि आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होगा। तो चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम की वाट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सभी को मालूम है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। विद्युत विभव का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 4 × 10⁻20 वोल्ट, और ऑप्शन बी 10⁻20 वोल्ट, और ऑप्शन सी 10⁻9 वोल्ट, और ऑप्शन डी 2 × 10⁻20 वोल्ट। ठीक है, चलिए देखिए इसे किस प्रकार सॉल्यूशन से आप तब जाके इसका ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है उसको हम नोट करते हैं। तो देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हमको, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने दिया है, एक दिया है, ये तो जान रहे हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 1। इतना तो जान गए आप लोग। ठीक है, अब देखिए करना आपको क्या, आवेश निकालना जानते हैं आप लोग। आवेश का फार्मूला एक होता है आवेश, जिसे Q से डिनोट करते हैं। आवेश बराबर फार्मूला होता है n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इसका मतलब ये चीज़। तो n बराबर और Q बराबर n। ठीक है, तो n कितना दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक उतार देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो जानते हैं आप लोग, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना कूलाम। ठीक है, अब हमको ये मालूम चल गया, इस नाम गुणा करेंगे तो इतना ये आएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आ गया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, अब देखिए आगे विद्युत विभव हमसे पूछा क्या कि विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए विद्युत विभव निकालेंगे यहाँ पे, तो लिख लीजिए विद्युत विभव, फार्मूला याद होना चाहिए बाकी लग जाएगा। विद्युत विभव जिसे कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब विद्युत विभव बराबर क्या हो जाता है, कैपिटल W/Q। और W मतलब कि कार्य, और Q मतलब आवेश। तो कार्य कितना था, 64 जूल किया था ना, देखिए यहाँ पे लिखा है 64 जूल है। तो W वर्ग कितना आ गया, 64 जूल, और Q आवेश मान कितना 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, यहाँ 10 हटाने के लिए मुझे 10 को ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ये 10 हट जाएगा। तो 16 चौको 64 क्या हो जाएगा, 4 × 10 और गुणे देखिए 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 4 गुणे, अब देखिए यहाँ पे आधार दोनों सेम है तो आधार को उतार दीजिए, घाते जुड़ जाएगा, तो 9 से 1 20। तो 4 × 10⁻20 वोल्ट। ठीक है, 4 × 10⁻20 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव वोल्ट में निकलता है। तो देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर 4 × 10⁻20 वोल्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो विकल्प में भी आता है आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके ही आप इसका ट्रिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आपको 7वां बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, नो डाउट होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि विभवांतर का मापक यंत्र है, विभवांतर का मापक यंत्र है धारा मापी, वोल्ट मीटर, अमीटर की ओम मीटर। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है। तो सबको मालूम है कि विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा में, एक वृत्त में, एक अर्धवृत्त में, कि एक लगातार दिशा बदलती रेखा में। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, किस में बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में बनता है। ठीक है, किस रेखा में, तो सरल रेखा में बनता है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होगा। चलिए बताइए, आप ही लोग बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ओम होता है कि ओम प्रति सेमी होता है कि ओम, चलिए कि स्टूडेंट ऑप्शन सी ओम सेंटीमीटर होगा कि ऑप्शन डी वोल्ट होगा। चलिए स्टूडेंट आप बताइए। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से प्रतिरोध का मात्रक, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन पूछा आपसे कि 1.5 वोल्ट बिजली वाला बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 3 एम्पियर कि 15 मिली एम्पियर। चलिए तो इसे हल करेंगे तभी मालूम चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 1.5 वोल्ट बिजली वाला बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो देखिए पहले क्या दिया, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया, 3 ओम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध से आर से स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कितना दिया है, 3 ओम दिया। ठीक है, अब देखिए बिजली वाला बल्ब, बिजली वाला बल्ब कितना दिया है, जिसे ई से डिनोट करते हैं तो 1.5। ठीक है, हमसे पूछा धारा, धारा का अधिकतम मान होगा, धारा आई बराबर, तो धारा आई बराबर होता है E/R। ठीक है, कि बिजली वाला बल्ब बटे में क्या प्रतिरोध उसका निकाल दीजिए, तो कितना दिया, 1.5 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई से घटा देंगे तो क्या देंगे, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, क्योंकि धारा एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आपका क्वेश्चन आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, 0.5 एम्पियर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार लगा के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 11 में। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ताप बढ़ाने पर किसी जो चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है स्टूडेंट, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक के अणुओं के मध्य कंपन बढ़ने पर कारण उनके मुक्त जो इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे उनका प्रतिरोध क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होगा तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछ रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए, तो तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे पहले लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसे सोल्यूशन में। देखिए लगा के देखेंगे कि आंसर इसका क्या रहा है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि यदि मान लेंगे कि R1 और R2 और R3 और R4 ये जो 4 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रतिरोध, ठीक है, वो एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब देखिए करना आपको क्या, तो समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध आप ही बताइए, ये तो निकालना जानते हैं आप लोग। तुल्य प्रतिरोध होगा 1/EQ, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको करना है यहाँ पे कि हमको दिया है, क्या दिया है हमको, आगे से स्पष्ट ये बता दिया है कि जो यहाँ पे सभी बराबर हैं, R1, R2, R3 और R4 क्या बराबर है, क्योंकि हमसे बोला ना यहाँ पे कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ गए, तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो यहाँ पे चारों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं। ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 है। ठीक है, और ये कितना दिया है, तो 4 ओम दिया है, कितना दिया है,
तो 4 ओम स्टूडेंट दिया। ठीक है, तब सिंपल से हम जानेंगे कि तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 ही हो जाएगी, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ही हो जाएगी, और R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और R4 की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, आपको एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ से कट जाएगा तो 1 + 1 + 1 + 1 बचेगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल कट गया तो कितना बच गया 1। ठीक है, तो यहाँ से अब तुल्य प्रतिरोध क्या निकल जाएगा RQ, इसको ऊपर भेजेंगे। ठीक है, तो ये भी 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये तो 1 ही आने वाला। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 1। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे आपको कि 4 ओम की 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 ओम होगा स्टूडेंट, क्या होगा 1 ओम होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे करा है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो देखिए क्या देंगे आप 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट की 756 वाट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, कितना वाट 746 वाट होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछेगा किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा की शक्ति। चलिए स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये ऊर्जा, किसका ऊर्जा, किलोवाट घंटा भौतिक राशि का मात्रक है, किसका ऊर्जा का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए न्यूमेरिकल आ गया लगाने के लिए बहुविकल्पीय में कि किसी विद्युत बल्ब का अनुम ताप 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति होती है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। चलिए स्टूडेंट, तो इसे हम लोग सोल्यूशन करके जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया किसी विद्युत बल्ब का अनुम ताप कितना 220 वोल्ट और 100 वाट दिया, 220 वोल्ट और 100 वाट दिया। तो देखिए यहाँ पे आर हम निकालेंगे, इसका आर बराबर फार्मूला होता है कि V²/P। ठीक है, अभी कितना दिया है यहाँ पे, तो स्टूडेंट दिया है कितना भी यहाँ पे दिया 220 वोल्ट, तो 220 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 220 × 220 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में देखिए यहाँ बटे में पावर कितना दिया, पावर की किसमें नापते हैं तो वाट में, तो पावर शक्ति कितना है 100 वाट, तो हम लिख देंगे 100। ठीक है, अब करना 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ कितना गया 22 में 22 गुणा करेंगे तो 484। ठीक है, ओम प्रतिरोध ओम कितने निकलता है ओम में निकलता है। ठीक है, अब देखिए करना हमको ये चीज़ है कि फिर अब दो एक और दिया है कि जब इसे विद्युत बल्ब को इतना वोल्ट में प्रचलित करते हैं तब शक्ति। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कि जब इस विद्युत बल्ब को कितना में 110 वोल्ट में प्रचलित करते हैं, 110 वोल्ट पर क्या करते हैं प्रचलित करते हैं, तो ठीक है प्रचलित करते हैं तब शक्ति, प्रचलित करते हैं तब क्या इसका क्या पूछा है तब शक्ति पूछा है, तब इसका शक्ति कैसे निकालेंगे, तो फिर फार्मूला लगा दीजिए कि P' बराबर V' बटे में क्या हो जाएगा R। तो यहाँ V की क्या दिया वोल्ट 110, तो 110 गुणे क्या हो जाएगा 110, और देखिए यहाँ पे R तो भी जस्ट निकला है प्रतिरोध कितना 484। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको कटाएंगे तो 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, इसे कटाएंगे तो 55 दूनी के 110, फिर 2 से कटाएंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2, और 2 से कटाएंगे कितना बार 5 बार में कट जाएगा, 11 में 11 बार में कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा, 11 5 55 कट गया, फिर 11 5 55 कट गया। ठीक है, बचा क्या 5 गुणे 5 बच गया, कितना गया 25। ठीक है, तब 25 वाट आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था स्टूडेंट कि इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति होती है तो कितना वाट 25 वाट होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है 1% दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको आप स्टूडेंट लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप लोग को 1% दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये आपके टोटल कितने मात्र
16 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है बहुविकल्प पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर आएगा भी नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से एकदम क्या कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल में करा दूंगा। न्यूमेरिकल में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उसका अगला पार्ट आएगा आप लोगों का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नो डाउट होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, उसको भी ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आ गए हैं क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए। कह रहे 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 100 वाट गुणे 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वाट की किस में चेंज करें, जूल प्रति सेकंड में, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड में। और 1000 में 3600 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 36 लाख, और 36 लाख को क्या लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 पे पावर जूल 6 जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। अवगणना किस प्रकार होती है, इस प्रकार, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करके लिखना है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है, ठीक है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर हम विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है। कहते कोई चीज़ अगर श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित ना करके अगर उसे हम समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर स्टूडेंट आप लिखेंगे कि विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या इसका हम लिखेंगे, अब देखिए निम्नलिखित लाभ है, कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए 2 लाभ हैं, ठीक है। विद्युत युक्तियों के समांतर क्रम में संयोजित करने के, यहाँ पे आप लिख सकते हैं काट के इसको, निम्नलिखित लाभ हैं। क्या है, निम्नलिखित लाभ है स्टूडेंट, क्या है, निम्नलिखित लाभ है, निम्नलिखित लाभ है, सॉरी, ठीक है, निम्नलिखित लाभ है। अब कौन कौन सा लाभ था, पहला लिखिए कि समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति में पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है, जबकि धारा विभक्त हो जाती है। प्रत्येक युक्ति में धारा उसके प्रतिरोध के अनुसार जाने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला लाभ है। और दूसरा कि यदि एक युक्ति को ऑन ऑफ करते हैं तो अन्य युक्तियां अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्य होता है, ठीक है, कि हम श्रेणी क्रम से संयोजित ना करके समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो 2 लाभ हमें प्राप्त होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार कंडीशन दर्शा के आपको लिख देना है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ है। कह रहा है कि अगर एक विद्युत बल्ब पे अगर 240 वोल्ट और 60 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट और 60 वाट लिखा है तो इसका अर्थ है कि यदि विद्युत बल्ब को 240 वोल्ट पर जलाया जाए तो इसमें कितना 60 वाट की विद्युत शक्ति क्षय होगी, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो लिख भी देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के क्या विभवांतर के क्या होने लगती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है स्टूडेंट। यह ओम का नियम कहता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपने अच्छे तरीके से इसको नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए, या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि एमकेएस पद्धति में विद्युत सामर्थ्य के मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। और देखिए विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय, और ऊर्जा का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए कितना बहुत अच्छे ढंग से मैं लिखा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया होगा और अच्छे ढंग से नोट भी कर लिया होगा, याद भी करके जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 आप तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 6वां ये आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आपकी इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है तथा इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पीय में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि समान पदार्थ के दो तारों में, कोई दो समान पदार्थ के तार हैं, यदि एक पतला है और उसमें से दूसरा क्या है, मोटा है हो, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। कह रहा दो तार हैं, एक पतला एक मोटा है, उसमें विद्युत धारा किसमें सबसे आसानी से प्रभावित होगी अगर दोनों समान तारों में समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो देखिए आप उत्तर लिखेंगे क्या स्टूडेंट कि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तार मोटा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A से क्या होगा, अधिक होगा। ये तो बात जाहिर सी बात है। अतः प्रतिरोध कम है। ठीक है, अतः प्रतिरोध कम है। यही कारण है कि मोटे तार में से विद्युत धारा अधिक सरलता से प्रभावित होती है। मोटे तार में विद्युत धारा अधिक सरलता से प्रभावित होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यह कारण इस कारण की वजह से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 7वां आपने बहुत ही अच्छी ढंग से नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को, किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। देखिए स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपसे कि आवेश Q, विभवांतर V तथा कार्य W में क्या संबंध है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। आवेश स्मॉल Q, विभवांतर V तथा कार्य कैपिटल W में क्या संबंध है। तो आप देखिए उत्तर लिखेंगे कि यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, विभवांतर V बराबर कार्य बटे आवेश होता है, W बटे आवेश। तो यहाँ लिख सकते हैं V बराबर W बटे Q। ठीक है, यह फार्मूला, और हिंदी में यह होता है। ठीक है, कि विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन, अगर आपको आवेश Q, विभवांतर V तथा कार्य W में संबंध पूछे, ठीक है, तो इस प्रकार आप दर्शाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्लियर कर लिया होगा, नो डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि कूलाम की परिभाषा लिखिए। कूलाम की परिभाषा लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे कि कूलाम आवेश की इकाई है। एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में क्या 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रभावित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कूलाम आवेश की वह इकाई है कि एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी एक चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रभावित होता है। तो यह कूलाम की परिभाषा इस प्रकार आप डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक क्वेश्चन नंबर 10वें में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि किसी तार में जो विद्युत धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा तथा विद्युत धारा में संबंध दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए लिखेंगे कि किसी चालक में स्मॉल t सेकंड में विद्युत ऊष्मा कितना होगा, H बराबर I² RT/4.2। तो इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं कि VLT बटे 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो इसको आपको जरूर नोट करना, एग्जाम में भी लिखना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा आप पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को समझ में आ गया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, उसे देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपकी स्क्रीन पे कि किसी चालक तार में प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। किसी चालक तार में प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, आपको क्या करना है, इसको स्पष्ट कीजिए। चलिए तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि किसी चालक तार में
धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा चालक की लंबाई, उसके तार तथा तार की मोटाई पर निर्भर करता है। किसके किस पे? तो तार की उसमें चालक की किस पे? लंबाई पे, और उसके तार पे, और तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह इसका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 में। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन 13 पहले नोट कीजिए कि दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं। पहले तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, दूसरे तार में धारा का मान कितना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे स्टूडेंट। तो देखिए आप क्या पूछा है, इसको प्रश्न के एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि दो तार हैं, कितने तार हैं? 2 तार हैं, जिनके प्रतिरोध कितना दिया है? एक 4 ओम दिया है, दूसरा 2 ओम दिया है। कह रहा है कि वो किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में एक बैटरी से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। पहले तार में 2 एम्पियर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है, तो दूसरे तार में बताइए कि धारा का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें प्रवाहित धारा समान होती है। चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों प्रतिरोध तारों में समान धारा 2 एम्पियर प्रवाहित होगा। कह रहा है 2 या 2 से अधिक कोई भी अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो समझ कि उनमें समान प्रभावित धारा उत्पन्न होगी। तो अगर उसमें 2 हो रहा था, इसमें भी 2 होगा, बात खत्म। चलिए इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? तो देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध P बराबर RA/L में यदि L बराबर 1 मीटर हो तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखें, तब क्या होगा? P बराबर R ओम गुणे मीटर स्क्वायर बटे मीटर बराबर R होगा। ठीक है, ओम मीटर होगा। ठीक है, इतना लिखने बाद लिखेंगे ओम मीटर होगा। अब देखिए कह रहा है कि अतः किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ की 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको नोट करके याद करके ही जाना है स्टूडेंट। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए कि धातुओं में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है स्टूडेंट। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और ये अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा में क्या संबंध है। कह रहे कि जो विद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति की जो दिशा में क्या संबंध आप समझते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि किसी परिपथ में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा की बहने से क्या होती है? विपरीत होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय आपका 16 क्वेश्चन समाप्त होता हुआ उम्मीद करता हूँ नो डाउट होगा आप लोगों को। बड़ा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आप जो भी बताऊंगा नोट करके और याद करके ही जाना आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न पहला नोट कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन मिस आपको नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए नोट कीजिए कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। देखिए इसको आपको लिख के और याद करके ही जाना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर भी कर लिए होंगे। चलिए दूसरा नोट कीजिए, एक बार बताते जा रहा हूँ तो अब मैं एक बार तो बता दिया वीडियो में कि आपको इसे हवा में नहीं लेना है कि अरे सर क्या बता रहे हैं, क्या याद करें। नहीं, अगर आप 90 मार्क्स लाना चाहते हैं, 90% मार्क्स, तो 100% आप इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके आपको जाना, जाके पेपर उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखने के लिए बोला, इसको तैयार करके स्टूडेंट आपको जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट नोट कीजिए तो हमारे साथ, किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा
दूसरा धारा तथा प्रतिरोध तथा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने पदों में 3 पदों में आपको ज्ञात करना है। किसी चालक में प्रवाहित धारा व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए तो हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है ऊष्मा उत्पादन संबंधित जूल का नियम लिखिए। जो ऊष्मा उत्पादन संबंधित किसका नियम लिखना है? जूल का नियम लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे आपके यहाँ कि 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? ठीक है, यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बोल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि उन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़े। इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 6वां अगर क्लियर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7वें के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपको इस स्लिप में भेंट होगी। अब बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां दोनों बता रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन है, अब बहुत महत्वपूर्ण। कह रहा है कि 2 विद्युत बल्बों में समान धातु एवं समान लंबाई के तंतु लगे हैं, परंतु एक बल्ब का तंतु दूसरे की अपेक्षा अधिक मोटा है। किसी बल्ब की सामर्थ्य अधिक होगी तथा क्यों होगी? जबकि बल्बों की वोल्टता समान है। ठीक है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पूछ कीजिए और उसको लिख के सॉल्यूशन इसको ढूंढ के और याद करके ही जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? विद्युत परिपथ में जो व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर धारा प्रभावित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन 8वां को तैयार करके ही किसी कीमत पे आपको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए हमारे साथ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय का। ठीक है, कि वाट की परिभाषा दीजिए। वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। वाट की परिभाषा भी देना है और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध भी स्थापित करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने 9 टोटल क्वेश्चन बता दिया थे लघुत्तरीय, इसको आपको लर्न करके ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम 2021 हाल में तब बैठने जाना है तो 9 क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न की और इस स्लिप में भी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न दिखाता हूँ और इसको याद करके जाना है। पहला दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हमारे साथ नोट कीजिए। मात्र 3 ही दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, कि विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर समझाइए। विद्युत विभव में और विभवांतर में अंतर समझाइए। सीमित आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जुड़े एक बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर और धारा मापन के लिए यंत्रों की उचित स्थिति दिखाइए। अमीटर एवं वोल्ट मीटर के बीच अंतर को भी समझाइए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का पूछता है और इस चैप्टर से तो फिक्स रहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन दूसरा देखिए कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र भी प्राप्त आपको करना है। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए और चौथा भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा तैयार करके जाना स्टूडेंट आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा लास्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए तो इसको। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थों के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा दीर्घ-उत्तरीय में मैंने टोटल कितना है 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया हो स्टूडेंट। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस चैप्टर आपका कंप्लीट होता हुआ कल इसके जितना न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो मैं एक वीडियो में 1 घंटे चाहे जितने भी घंटे की वीडियो बने उसमें न्यूमेरिकल में सिर्फ उसका करा दूंगा। सब ये कंप्लीट रूप से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।